हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 149। उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए सारे रूल्स और कुछ नोटिफिकेशंस भी हम उसके साथ करने वाले हैं। एकदम अच्छे से डिटेल में हम पहले तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 149 का बेयर एक्ट वो देखेंगे। उसके बाद में हम उसके रिलेटेड कुछ नोट्स बनाए उसमें से देखेंगे, ताकि पहले तो बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, फिर उसको याद कैसे रखना है, अपने दिमाग में फिट कैसे करना है, उसके लिए हम कुछ नोट्स बनाए हैं उसमें से देखेंगे और फिर ऐसे ही हम पूरा सेक्शन समझ लेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 149। दिमाग में बैठा लेना सेक्शन 149। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग देख लीजिए, यहाँ से ये वाली क्या बोला है वहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013। रीड विथ कंपनीज, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आप फुल फॉर्म में याद रखिएगा। क्या, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। कौन से रूल्स? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। तो लेट्स स्टार्ट विद हमारा सबसेक्शन 1। उससे पहले एक बार हेडिंग क्या है देख लीजिए, आप भी मेरे साथ बोलिए। कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब देखते हैं सबसेक्शन 1 क्या है। ये तो हो गया सेक्शन। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स consisting of individuals as directors and shall have। आगे बढ़ने से पहले इतना तो पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन सी चीजें बोली। हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होनी चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या बोला है उन्होंने? सिर्फ इंडिविजुअल्स, यानी इसका ये भी मतलब होता है कि बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी डायरेक्टर। यहाँ पे बेयर एक्ट में ही लिख के दिया है उन्होंने, सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है। तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होनी चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल होने चाहिए एंड शैल हैव। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने पहले क्लॉज में दिया है क्या, मिनिमम नंबर, दूसरे क्लॉज में दिया है मैक्सिमम नंबर। तो देखते हैं क्या, मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर आपके पास होने चाहिए। फिर 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी के केस में, और फिर 1 डायरेक्टर ओपीसी के केस में। सिंपल। एंड यहाँ पे एंड दिया है इसके आगे, मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स, 15 डायरेक्टर मैक्सिमम होने चाहिए। तो देखो, अब हम ये सोचेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कुछ दिया है, मैक्सिमम कुछ दिया है। मिनिमम में 3 कंपनीज के हिसाब से 3 लिमिट, और मैक्सिमम में सबके लिए कॉमन है। तो पब्लिक कंपनी के लिए 3, प्राइवेट के लिए 2, और हमारा बचता कौन सा है? ओपीसी। ऑफ कोर्स उसमें एक ही होगा मिनिमम, जैसे मेंबर है वैसे। तो सिंपल है। और मैक्सिमम 15। अब बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब बात सिंपली ये है, हमारा पहला प्रोविजो क्या बोलता है। अब आपको ये भी बताएंगे कि प्रोविजो क्लॉज क्या होता है, एक बार इतना सबसेक्शन खत्म करते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, बट कब? आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपके पास 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाए। इजी इनफ टू अंडरस्टैंड। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट, क्या बोल रहा है उन्होंने? प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब। अब यहाँ पे वर्ड प्रिस्क्राइब आया है, मतलब रूल। आपको शायद ये मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो जब भी वर्ड प्रिस्क्राइब आता है तो इट हिंट्स टूवर्ड्स कि ये जो चीज आपको बोली ना, सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, ऐसी चीजें वो आपको रूल्स में बताई गई है। रूल्स में ढेरों चीजें बताई जाती है। तो वो शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, मतलब जो रूल में दिया गया है उसमें बताएंगे वहां पे कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए उन कंपनीज में। तो ये सारी चीजें। अब कौन सा रूल है यहाँ पे लिखा है मैंने, रूल नंबर 3। रूल 3 पे देखेंगे। ओके, सिंपल सो इजी। अब आगे बढ़ते, क्या बोला है इन्होंने। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज देखते हैं, इसको जो हम बोलते हैं 149, इसको सब सेक्शन बोलते हैं, सब सेक्शन। ओके, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्लॉज। आई विल एक्सप्लेन कि इनको सबसेक्शन क्यों बोलते हैं, क्लॉज क्यों बोलते हैं। फिर इसको बोलेंगे हम फर्स्ट प्रोविजो या सिर्फ प्रोविजो, और इसको बोलेंगे हम सेकंड प्रोविजो।
हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको वो ये बोलेंगे। तो आपको सब सेक्शन तो सिंपली मालूम है, जब सेक्शन की हेडिंग के बाद डायरेक्टली 1 2 3 ऐसे शुरू होता है तो उसको हम यूजुअली सब सेक्शन बोलते हैं। फिर देखना, अब ये सब सेक्शन के बाद में सुनो, सब सेक्शन के बाद एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज डायरेक्टर एंड शैल हैव। अब इसके आगे कुछ तो भी लाइन होनी चाहिए, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है और उसके आगे हाइफन है, मतलब इसके आगे कंटिन्यू होगा। तो जब ऐसा पार्ट आता है और उसके आगे कुछ आता है तो उसको क्लॉज बोलते हैं, सिंपली ये समझ लेना। और फिर जब भी इसको हम एज अ क्लॉज, ये सेक्शन जो भी होगा इसको बोलते हैं हम टोटली में एक प्रोविजन। अब प्रोविजन के बाद में वर्ड आते हैं प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ऐसे, तो इनको हम बोलते हैं प्रोविजो। तो पहले प्रोविजो के बाद में जो आएगा वो सेकंड प्रोविजो। तो फर्स्ट प्रोविजो इज दिस प्रोवाइडेड दैट। और ऑफ कोर्स एक ऐसी भी चीज होती है कि प्रोविजन में दिया है उसका काइंड ऑफ एक एक्सेप्शन जो दिया जाता है वो प्रोविजो में दिया जाता है। तो इन्होंने क्या बोला था, 15 से ज्यादा डायरेक्टर तो भाई साहब हम नहीं लगा सकते, बट प्रोविजो में क्या बताया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो चल जाएगा, वी आर गुड टू गो विद दैट। और सेकेंड प्रोविजो अलग से ही बात कर रहा है। तो हाँ, और एक चीज़ कि जब भी हम फर्स्ट प्रोविजो के बाद में अगले प्रोविजो लिखते हैं तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं हम, ये वाला जो प्रोविजन है ना, मैंने इटैलिक फॉन्ट में जिनको लिख के दिया है उनको समझ लो कि वो इरेलेवेंट है। सुनो बताता हूँ क्यों इरेलेवेंट। एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall within 1 year from the commencement comply with requirement of provision of subsection 1। मतलब क्या हुआ, जब एक्ट आया था 2013 की बात चल रही है, मतलब 2014 1 अप्रैल 2014 में एक्ट लागू हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला, तब की बात चल रही है, उसके 1 साल में आपको ये कंप्लाई करना है, मतलब तब अगर कंपनी ने कंप्लाई, ये ऐसे तरीके से नहीं होगा वगैरह वो सारी चीज़ें। तो दिस पॉइंट इज इररेलेवेंट, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है ही नहीं। अब आगे वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। लेट्स सी, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, लेकिन कैसा, हु स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब हर कंपनी में एक डायरेक्टर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडेंट डायरेक्टर। अब इन्होंने तो लिख के नहीं दिया है कि इसको रेसिडेंट डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा अलग अलग लॉज में से 182 ऐसे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, मतलब इंडिया में 182 कम से कम देश रहे हो तो उनको हम रेसिडेंट बोल देते हैं। तो दैट इज, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा, रेसिडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर। तो 182 यानी 182 डेज जो इंडिया में रहा होगा वो डायरेक्टर आपके पास होना ही चाहिए, कम से कम एक। मतलब आपके पास भले ही 15 डायरेक्टर है, हमको कुछ लेना नहीं, उसमें से एक भले ही हमको इंडिया का चाहिए बस। अब आता है प्रोविजो। आप प्रोविजो तो समझ चुके हो, होशियार हो बहुत आप। तो देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब जस्ट ताजी बनी है कंपनी, अब भी फ्रेशली ओवन से बाहर निकाल लिया, ऐसी कंपनी के इसमें रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन उसको 1 लिखना, 3 लिखना रहेगा मेरा, ओके। रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन 3, मतलब ये वाली जो रिक्वायरमेंट है 182 डेज वाला डायरेक्टर shall apply proportionately at the end of financial year in which it is incorporated। proportionately मतलब सुनो, अगर कंपनी को 1 साल हो रहा है पूरा, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बनी रही है, तो हम उसको 182 डेज बोलेंगे। हमारी कंपनी हमने बनाई थी समझ लीजिए 1 मार्च को, अरे 30 दिन ही हुए हैं यार, हमारा डायरेक्टर 182 डेज में कैसे रह सकता है, क्या पता, मतलब सोचो ना, मतलब वो भी वो ताज़ा डायरेक्टर। तो ऐसे केस में हम कंपनी के हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, कंपनी CO डॉट का मतलब होता है कंपनी, समझ लो इतना, कंपनी इनकॉर्प, अब यहाँ पे जगह कम थी इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो अंडरस्टैंड दैट। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर 30 डेज जो थी, एंड साल खत्म हो गया, ईयर एंडेड 30 डेज के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट थी, साल खत्म हो गया। तो आगे देखो, देन अब उसको प्रोपोर्शनेटली कैसे निकालना है उसका मैंने वहाँ पे लिख के दिया। 182 को 365 से डिवाइड कर लिया,
साल के हिसाब से ऑफकोर्स लीप ईयर में आप 366 कर दोगे, 182 डिवाइड बाई 365 इंटू जितने दिन कंपनी रही है अब 14.95, उसी को हम राउंड ऑफ करके 15 दिन, मतलब कंपनी में वो डायरेक्टर कितने दिन इंडिया में रहा होना चाहिए, सिंपल 15 डेज। बस अगर 30 दिन की कंपनी तो 15 दिन इंडिया में रहना चाहिए, लॉ कंप्लाइड। ओके ग्रेट, सिंपल। आई होप आप समझ चुके हो, अगर नहीं समझा तो थोड़ा पीछे लो, फिर से समझ जाओगे। एग्जाम्पल पे ध्यान रखो, प्रोविजन के वर्ड्स को पढ़ो, एग्जाम्पल को देखो एंड यू विल बी सुपर क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सबसेक्शन के पास। आई होप तीनों सबसेक्शन अच्छे से आ चुके हैं। और हाँ, ये जो रूल 3 है, आप बोलोगे कि बताया नहीं, वेट अ मिनट, आपको बाद में इनको डिटेल में करा के देंगे, पहले बैरक्ट को समझ लेते हैं तो फिर आगे इजी जाएगा, है कि नहीं। तो लेट्स गो अहेड। अब ये भी प्यारा सा सेक्शन, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब सिंपल है, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट may prescribe the minimum number of independent director in any classes or class of company, public company सिंपल है, तो सिंपल है। तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे मार्क की हुई है और यहाँ पे रूल 4 है, बस आपको क्लिक हो गया। प्रिस्क्राइब रूल्स में दिया होगा रूल नंबर कौन सा, रूल 4। अब आपको थोड़ा शायद किसी को कंफ्यूजन बाय चांस हुआ कि रूल कौन से, रूल तो बहुत सारे। तो आपको शुरू करने से पहले ही बोला है ना, AQD हमारे रूल्स, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफ कोर्स फिर उसके रूल्स हो गए यार, क्या बात करते हो भाई साहब। तो और मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा कि अगर आपको कंपनीज एक्ट से रिलेटेड ऐसे रूल्स वगैरह ढूंढना बाय चांस मुश्किल लगता होगा तो एक सिंपल सी ऐप है, उसको जाके तो एंड में बता दूंगा। तो अभी तो ध्यान दीजिएगा हमारे इसमें। तो इस सेक्शन में बहुत सिंपल बोला है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। सोचो एक लिस्टेड कंपनी है, उसको 1/3 उसके जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, 1/3 आपको निकालना जमेगा। अगर हमारे पास 15 डायरेक्टर है, उसको इंटू 1/3 कर दो, आपका आंसर आ गया। उतने डायरेक्टर आपके कम से कम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और बाकी का तो रूल्स में बताया गया है, तो खत्म, सिंपल। अब रूल वाला पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको देखने में टाइम लगेगा, तो देखेंगे ज़रूर बाद में। तो रूल 4 वहाँ पे जाके देखेंगे। ओके, सो एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन एनी फ्रैक्शन कंटेंट इन सच 1/3 नंबर शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। तो क्या बोला इसमें, सुनो। अगर मान लो हमने कुछ ये कर दिया मल्टीप्लाई, उसका आंसर पॉइंट में आ गया, तो अब उसको पॉइंट में जो आया है उसको आगे 1 में कन्वर्ट कर देना है। तो आप बोलोगे यार समझ रहा है, बट सबको नहीं समझ रहा होगा प्रोबेबली। तो लेट्स जस्ट गेट माई कैलकुलेटर रेडी, मैं आपको बताता हूँ इसका। 3 ओके, हमारे पास है टोटल डायरेक्टर 10 है। अब हमको निकालना है, हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रिक्वायर्ड है, तो इंटू 1/3। अब इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, 3.33333333। अब किसी डायरेक्टर को काट के तो नहीं दे सकते, और आपको वो वाला मैथ्स का रूल नहीं लगाना है कि मतलब 3.3 है मतलब उसको वापस 3 पे लो, नहीं, 3.1 भी है तो उसको 4 काउंट कर लो। तो इसका दैट इज, अब इसको क्या बोलेंगे हम, 4, सिंपल। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। पांचवा देखिए फिर से इटैलिक फॉन्ट में। इटैलिक फॉन्ट का क्या मतलब है, इटैलिक फॉन्ट का सीधा सा मतलब है इररेलेवेंट, था, गया। तो देखो, हर कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो भी कंपनी जिस टाइम पे एक्ट कमेंस हुआ था तब थी, विद इन 1 ईयर फ्रॉम दैट डे उन्होंने सबसेक्शन 4 कंप्लाई करना है। इररेलेवेंट मतलब ये जो सबसेक्शन 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दिखा, ये वाला, इसको उन्होंने क्या करना है, कंप्लाई करना है। कब, 1 साल के अंदर। कब एक्ट कमेंस हुआ था तब से, भाई बहुत पुरानी बातें चल रही है, बहुत पुरानी बातें। अब आते हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाला सेक्शन, उसको मैंने बोल्ड भी किया है, हाईलाइट भी किया है। अब इसको, इस सबसेक्शन को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, क्या, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसा होना चाहिए, मतलब वो कौन होना चाहिए, मतलब कौन नहीं होना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स। तो देखते हैं,
अब अ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर अदर दैन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, उसको आपको पहले तो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी सेक्शन 2 में, और नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है उसके लिए आपको सेक्शन 161 उसका सब सेक्शन 3 देखना पड़ेगा, वहां पे लिखा है, तो जाके जरूर देखिएगा। तो अब ये तीन छोड़ के, मतलब एक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, सिंपल। लेकिन अब देखिए आगे, हु इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड। अब ये जो हमारी लाइन है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये मत गिनो। अब मैंने तो ये हाइफन आ गया, इसके आगे लाइन है, अब याद आ रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज, क्लॉज। और इसको क्या बोलेंगे, अभी क्लॉज के अंदर अगर कुछ हो तो उसको छोड़ दो, जान, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करता। अब डायरेक्टर हु इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड के ओपिनियन में, बोर्ड कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब क्या है वो बंदा, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, पजेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। मतलब बोर्ड के ओपिनियन में उस बंदे के पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, मतलब समझ गए होंगे, पजेसेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज, मतलब कंपनी जिस भी फील्ड में है, उनको जिस फील्ड में रिक्वायरमेंट चाहिए उस फील्ड में बंदे के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, ऐसा बंदा होना चाहिए। आगे का पॉइंट ये तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि कौन बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, ऐसा ये फर्स्ट कंडीशन है। अब देखते हैं क्लॉज बी क्या बोलता है। अब क्लॉज बी के आगे बढ़ने से पहले ना एक याद रखो, हर बार बीच बीच में आपको हर बार दिखेगा कि इन रिलेशन टू कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। अब हर बार ये इतने चार चार नाम लेने से अच्छा इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया आपको, उसको बोलते हैं कैश। कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। यहाँ पे बस गलती से बेटा कंफ्यूज मत कर देना, इसको सुप्रीम कोर्ट और इसको हाई कोर्ट ना बोल देना, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ताकि वो जल्दी जल्दी लिखने के लिए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब कौन बंदा, ये देखो, हु इज और वॉज नॉट, ना है न था, ना है न था, क्या प्रमोटर किसका। अब ये पूरा हमने बोला है कैश, सिंपल, इसको पूरा पढ़ने से अच्छा कैश का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। ना है न था मतलब ना इज और वॉज नॉट, सिंपल। फिर आगे देखते हैं, इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ कैश, मतलब जो भी प्रमोटर और डायरेक्टर है, कौन है, प्रमोटर और डायरेक्टर है किसके, कैश के, उनसे भी रिलेटेड नहीं है। ना प्रमोटर है ना प्रमोटर था कैश का, और ना ही वो रिलेटेड है प्रमोटर और डायरेक्टर के कैश से, तो वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। और पूरी नीचे की सारी कंडीशंस कंप्लाई करनी है, रुको जरा सब्र करो। अब आगे वाला पॉइंट, आई होप ये सिंपल से पॉइंट समझ चुके होंगे, अब थोड़ा ध्यान दो, समझो। हु हैज और हैड नो पिक्यूलियर रिलेशन other than remuneration as director or having transaction not exceeding 10% of his total income or such amount as may be prescribed with the company, holding company, subsidiary, associate, promoter, director, मतलब कैश प्लस प्रमोटर डायरेक्टर, उनके प्रमोटर कैश और उनके प्रमोटर डायरेक्टर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर। इसमें प्रोबेबली आपको सोचने का टाइम लग रहा होगा, तो समझो। सबसे पहली बात, ये पहली अंडरलाइन वाली इतनी लाइन को देखो, पेक्यूनियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है मॉनेटरी रिलेशनशिप, मॉनेटरी, पेक्यूनियरी का मतलब होता है मॉनेटरी, मतलब पैसों से रिलेटेड, ऐसा मनी वाली रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। अदर देन रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर मतलब एज अ डायरेक्टर मुझे रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उसको मैं पेक्यूनियर रिलेशनशिप नहीं बोलूंगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ओके, और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10%, मतलब पेक्यूनियर रिलेशनशिप चलता है, एक्सेप्ट वो पहली बात तो रेम्यूनरेशन को तो हम गिनने ही नहीं वाले, और दूसरा
10% तक अगर कोई आप अपनी टोटल इनकम के 10% तक का उनके साथ अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भी चलता है। मतलब मान लो कंपनी के साथ ये है अपना मिस्टर ए, ये ट्रांजैक्शन कर रहा है कंपनी के पास, इसकी टोटल इनकम है हमारी मान लो 30 लाख, और ये कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है ₹3 लाख तक का, मतलब अपनी टोटल इनकम के 10% तक का कर रहा है, चलता है। लेकिन ये 35 लाख 40 लाख ये कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर अगर इतना है, ये चाहता है कि ये कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए, ओके चलेगा, बट अदरवाइज नहीं। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल, अमेजिंग, स्टूपिड, फैंटाबुलसली अमेजिंग। अब इसके आगे 10% ऑफ टोटल इनकम सच अदर, अब ये प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ विथ कंपनी होल्डिंग कंपनी मतलब कैश पीडी। अब कब नहीं करना है, ये देखो, ये है करंट फाइनेंशियल ईयर और ये है इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले 2 साल में ये नहीं होना चाहिए और इस साल में भी नहीं होना चाहिए। जो हमने अभी बोला क्या 10% और वो वाले ट्रांजैक्शंस, तो वो नहीं होने चाहिए। ओके, आई थिंक वी हैव गॉट इट फेयरली वेल। अब समझो, पिछले 2 साल में ये साल में नहीं होना चाहिए, इनके साथ नहीं होना चाहिए। आई थिंक वी हैव गॉट इट वेरी वेल। लेकिन अब समझो, मान लो इसके पहले अगर मैंने 11% या 30% या 40% ऑफ माई टोटल इनकम मैंने ट्रांजैक्शन की थी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, उनके साथ में की थी कर मैंने ट्रांजैक्शन, तो फिर क्या मैं अब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं कि 2 साल से पहले। गॉट इट? वेरी गुड। लेट मी जस्ट इरेज इट। नाउ लेट्स गो टू हमारा क्लॉज 4। अब देखो इसकी हेडिंग क्या है, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, मतलब उसके रिलेटिव नहीं है क्या, ये पॉइंट्स में कवर्ड नहीं होने चाहिए। तो देखो उसके रिलेटिव ने कोई सिक्योरिटी होल्ड नहीं करनी, नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग्स इन सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन कंपनी इज होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले वाले और करंट फाइनेंशियल ईयर। अब आई थिंक आपको वो पॉइंट तो समझ होगा, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, वो वाला पॉइंट तो आपको बहुत बढ़िया समझ आ चुका। अब समझो, ये रिलेटिव नाम का बंदा है, इस रिलेटिव ने कंपनी की कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैश, कैश मतलब अरे पैसा मत समझो गलती से, फुल कैपिटल में लिखा है तो समझ लो कंपनी, एसोसिएट कंपनी मुझे, तो उनमें उसने सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं करना है। ओके, कितना भी मतलब होना है। अब देखते हैं, अब देखो, प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, ये प्रोविजो है, इन कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी, और वही अपना कैश। बट इन्होंने जो बोला है ना, उसमें और एक बोलते हैं, इन्होंने क्या दिया है, एक्सेप्शन, उसको अपन ब्लू में लिख देते हैं, फेस वैल्यू 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है क्या, पेड अप कैपिटल ऑफ कैश, इतना चलता है। समझे, अगर इतना होल्ड कर रहे हो तो चलता है, इससे ज्यादा है तो नहीं चलता। मतलब अगर इसने, मतलब ये मैं हूं, ये मेरा रिलेटिव है, अगर मेरे रिलेटिव ने अगर 50 लाख तक या 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ कैश इतना सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड करके रखा है, तो आई कैन बी आईडी। बट उससे ज्यादा मेरे रिलेटिव, मैंने नहीं, मेरा तो कंपनी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन मेरे रिलेटिव ने, उसने होल्ड किया है यार, लेकिन ज्यादा, तो लॉ कहता है कि आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सिंपल, यस, गेट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। लेट्स सी, none of whose relatives is indebted to company holding company cash प्लस उनके प्रमोटर और डायरेक्टर, ओके, in excess of such amount as may be prescribed during the 2 immediately preceding financial year और current year। सेम पॉइंट। अब इतना तो आपके दिमाग में पक्का बैठ गया होगा कि ये जो लाइन है 2 preceding financial year, फिर से 2 preceding financial year और current year,
टू प्रीसीडिंग, ये तो कॉमन है, पिछले भी पॉइंट में कॉमन था, यहाँ पे भी है, तो ये तो पक्का है कि सी और डी में जो पीरियड है वो तो सेम है, एक्सेप्ट ये पॉइंट में उन्होंने पीरियड नहीं दिया चौथे वाला, लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखते हो आगे, सिंपल। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ये प्रिस्क्राइब किया मैंने, अब रूल नंबर नहीं लिखा है, बाद में लिखा था, इसको ₹50 लाख समझ लो, यही प्रिस्क्राइब किया है। तो सेम यहाँ पे भी वही था, तो आई विल जस्ट राइट इट हियर। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है भाई साहब। अब इंडेटेड होना मतलब क्या है, उधारी होना, मतलब कैश या पीडी, मैं पीडी बोलूँ तो प्रमोटर डायरेक्टर समझ जाना, कैश या पीडी के साथ में किसी भी रिलेटिव का उधारी नहीं होना चाहिए, मतलब रिलेटिव को उनको पैसे देना बाकी नहीं होना चाहिए, मतलब उनसे पैसे लिए थे और मेरे देने ही बाकी है, मैंने नहीं लिए थे, मेरे रिलेटिव ने लिए थे, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। तो आई थिंक ये भी पॉइंट समझ चुका होगा, ईजी है। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, आप खुद भी साथ साथ में थोड़ा पढ़ लेना उसको, तब समझ जाओगे। और यस, अब इंडेटेड कितना नहीं होना चाहिए ये बताना भूल गया मैं। अब इंडेटेड 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 लाख रुपए तक देना बाकी, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ। मेरे रिलेटिव है XYZ, उसने कंपनी से 1 करोड़ का उधार लेके बैठा है, वापस नहीं करा, कंपनी, उनके प्रमोटर डायरेक्टर सब कुछ इंक्लूडेड, दे ही नहीं रहा है। मैं उस कंपनी में बन सकता हूँ क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं। उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, उससे इसके 1 करोड़, उससे उनके इससे 1 करोड़ लेने बाकी मेरे रिलेटिव से, तो फिर तब भी मैं बन सकता हूँ क्या कंपनी में? नहीं नहीं नहीं। आई थिंक दिस स्टिल आपको थोड़ा डाउटफुल गया होगा, तो आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। ये है कंपनी ए, ये उसकी सब्सिडरी कंपनी बी, और ये हूँ मैं, ये है मेरा रिलेटिव जिसकी 2 टांगे, और मैं बिना टांगों वाला, बिना हाथों वाला, हाँ मैं हूँ, और मेरे रिलेटिव की 2 टांगे। ओके, दिस इज मी, आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दिस कंपनी, आई वॉन्ट टू बी आईडी, आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मुझे बनना है। अब मेरे रिलेटिव को थी मस्ती, उसने इस कंपनी से लिया था ₹1 करोड़ का लोन, और अभी तक वापस नहीं, इंडेटेड का मतलब है मेरा पे करना बाकी है। ओके 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 ओके, और मैंने पे नहीं किया है, तो अब रिलेटिव जो है उसने पे, इंडेटेड है वो, पिछले 2 साल में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में है इंडेटेड, तो फिर अब क्या करना है? अब प्रॉब्लम ये है, मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ? सोचो, आई विल गिव यू 3 सेकेंड, 3 2 1। अगर आपका जवाब है कि नहीं बन सकता तो वेरी गुड, अगर आपने गलती से बोला है बन सकता हूँ तो वीडियो को पीछे करके पूरा सुन लो फिर से। तो आई कैन नॉट बी, क्योंकि इस कंपनी से मेरा रिलेशन है। तो सेम पॉइंट आप अपने हिसाब से डायग्राम्स बनाओ, आप खुद से समझ सकते हो, सब्सिडरी कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में ऐसे तो नहीं बन सकता, सिंपल। ओके, अगर 50 लाख तक का होता तो बन सकता। ओके, लेट्स मूव अहेड। और ये वाला हैज गिवन, ओके, none of whose relative has given guarantee, provided any security in connection with indebtedness of third person। हे भगवान, समझ रहे हो? नहीं समझे, मैं बताता हूँ। कैश और पीडी, बाकी जो नीचे सारा लिखा है, क्या ऊपर जो लिखा है एकदम वही लाइन से, बस ऊपर वाला पार्ट बदला है, तो मैं बता देता हूँ, सुनो। ये हूँ मैं, अब आपको पता ही चल ही चुका होगा मेरा रिलेटिव कैसा है, 2 टांगों वाला। अब ये है मिस्टर, इसके तो मतलब बॉडी ही नहीं है, ये बस मोटा है। ये है मिस्टर सी, ये मैं, ये मेरा रिलेटिव, और ये मिस्टर सी, और ये कंपनी जहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे बनना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी से ये बोल रहा है, कंपनी ने इसको क्या कहा, ₹1 करोड़ की लिमिट, आपको पता है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने 50 लाख की है, तो 50 लाख की लिमिट तक है तो चलता है, उससे ऊपर नहीं। लेकिन क्या नहीं चलता, अब क्या हुआ, इस कंपनी ने इसको 1 करोड़ दिए थे, किस शर्त पे, कि ये बोला, ये बोल रहा है, इसने क्या दिया, गारंटी या सिक्योरिटी, मतलब मेरे रिलेटिव ने कंपनी को गारंटी दी कि अगर मिस्टर सी ने तुमको पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा,
या फिर ये मेरी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी बोल के मैं दे रहा हूँ, मिस्टर सी ने पैसा नहीं दिया तो मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, तो फिर अगर ऐसी गारंटी सिक्योरिटी इज मोर देन 1 करोड़, मतलब पूरे एक मतलब 50 लाख से ज्यादा, मोर देन फॉर 50 लाख के लिए अगर है, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अप टू इसने 1 करोड़ का ही लोन लिया है भाई, सुनो, लेकिन इसने गारंटी सिक्योरिटी सिर्फ 50 लाख दी है, चलता है, ऑफ कोर्स देन आई कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ चुका होगा। लेट्स इरेज इट। और ऑफ कोर्स अगर आप को ये लिखना है तो आप साइड में लिख देना, प्रिंट आउट कर सकते हो इस पीडीएफ का, साइड में इतनी जगह है कि आप उसमें लिख सकते हो। ओके, फिर फाइनल छोटा सा पॉइंट देखते हैं। नन ऑफ हिज रिलेटिव has any other pecuniary transaction or relationship with cash, सिर्फ कैश, CASH, उनके रिलेटिव वगैरह की बात नहीं चल रही, यहाँ पे ध्यान देना। ऊपर जब हमने देखा तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो साइड में शॉर्ट में कैश पीडी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट में प्रमोटर डायरेक्टर है ही नहीं, लेकिन अब तक प्रमोटर डायरेक्टर थे, जैसे यहाँ पे थे, वहाँ पे नहीं है, सिंपल। और यहाँ पे भी सिर्फ कैश है, देखो। तो यहाँ पे आपको एक काम देता हूँ, आप ये इसको इस सेक्शन को इस तरीके से शॉर्ट में लिख दो ऊपर, जैसा मैंने पहला लिखा था, तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। ओके, तो चौथा पॉइंट बोलता है नहीं होनी चाहिए इनके कैश के साथ कोई पेक्यूनियर रिलेशनशिप अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम विथ ट्रांजैक्शन दिस। ओके। अब ये क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से अच्छे से सुनना, फिर से हम इसको पढ़ते हैं विथ हाईलाइट करते हैं। मतलब किसी भी तरीके की आपकी कोई पेक्यूनियर रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, किसकी, आपकी नहीं, आपकी है तो आप ही बन ही नहीं सकते हो, आपकी रिलेटिव की बात चल रही है, आपके रिलेटिव की नहीं होनी चाहिए क्या पेक्यूनियर रिलेशनशिप, कितनी, कैश के साथ नहीं होनी चाहिए, कितनी, 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टोटल इनकम और ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, मतलब आपकी, इट्स मतलब आपकी, आपके रिलेटिव, ऑफ रिलेटिव के ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम के 2% या उससे ज्यादा की अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ की है, इल्ले तो नहीं चलता है। ओके, लेट मी जस्ट इसको इरेज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो वी आर बैक। तो हमने क्या बोल रहा था, ओके, सिंगली विथ ट्रांजैक्शंस, ओहो किधर गया मेरा पेन, ओके, विथ ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1, 2 और 3, मतलब ओके, ये जो तीनों ट्रांजैक्शन है, अब रिलेटिव का इन तीनों ट्रांजैक्शन का टोटल मिला के 2% या उससे ज्यादा ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम से नहीं जाना चाहिए, ऑफ GTO ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, इससे ज्यादा इन तीनों का टोटल नहीं जाना चाहिए। हमने हर बार क्या बोल रहे थे हम, ये 50 लाख का चलता है, ये अपना 2% या 50 लाख वो फेस वैल्यू वगैरह वो चलता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम 2% या उससे ज्यादा नहीं चलता है। और आई थिंक मेरे से एक छोटी सी गलती हुई है, अगर रिलेटिव की बात चल रही होती तो हम बोलते हिज, यहाँ पे इट्स है, यानी ये जो कंपनी, मतलब इट्स मतलब कैश, कोई भी कंपनी, कैश में से कोई भी कंपनी, उनके बारे में। तो माय मिस्टेक अबाउट दैट। आई थिंक ये पॉइंट समझ चुका होगा आपको, नहीं समझा तो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। इजी पॉइंट है कि इन तीनों का टोटल मिला के उतना नहीं जाना चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं क्लॉज ई की तरफ। अब यहाँ पे सुनो, हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव, पहले पॉइंट में सिर्फ, मतलब पहले यानी इसके पहले वाले पॉइंट में सिर्फ हम बात कर रहे थे रिलेटिव की, अब हम बात कर रहे हैं खुद की प्लस रिलेटिव की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्फ प्लस रिलेटिव, मैं और मेरा रिलेटिव, और पहले पॉइंट में कौन था, सिर्फ रिलेटिव। तो लेट्स सी, मतलब ना मैं खुद ना मेरा रिलेटिव होल्ड्स और हैज हेल्ड, होल्ड और हैज हेल्ड, मतलब अभी होल्ड्स का मतलब है करंटली, आपका मतलब अगर टेंस ग्रामर में अगर ठीक है
तो फिर आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका ग्रामर वीक है तो प्लीज़ सुधार लीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल पॉइंट, होल्ड्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, हैज हेल्ड मतलब पास्ट वाली चीज़, पास्ट परफेक्ट। ओके ओके ओके। पोजीशन ऑफ KMP, अब वहाँ पे लिखा है सिंपल से की मैनेजरल पर्सन है। कौन होता है की मैनेजरल पर्सन? डेफिनेशन में जाके देख लीजिएगा कि CFO, MD, वो सारी FWTD एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें। इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय, जैसा यहाँ पे बोला था वैसा ही, मतलब आप कभी थे या अभी हो कौन? एम्प्लॉय। अब कभी थे कब तक का मतलब मतलब हमारे पूरी जिंदगी में कभी अगर हम कंपनी में एम्प्लॉय KMP बने तो कभी उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते? रुको जरा, थोड़ा आगे भी पढ़ लिया करो। ऑफ देखो CASH, कैश, कैश में आप कभी भी एम्प्लॉय और KMP ना रहे हो और अभी भी ना रहे हो। 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed. So simple, so easy. समझ रहे हो? अब पहले हम क्या बोल रहे थे? पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स और करंट ईयर, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स, करंट ईयर। यहाँ पे गेम पलट गया, यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे कि हर जगह 2 2 2 2 2 ही है। नहीं, यहाँ पे 3 भी है। तो लेट्स जस्ट सी पहले कि आप ना कभी, यहाँ पे लिख देते शॉर्ट में, आप ना कभी KMP रहे हो ना एम्प्लॉय रहे हो पिछले 3 साल में, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। ओके, कौन? ये सेल्फ प्लस रिलेटिव। मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे नहीं, उसके ऊपर सेल्फ प्लस रिलेटिव, तो ये सारे पॉइंट्स में एप्लीकेबल होगा। तो देखो, सेल्फ प्लस रिलेटिव, KMP ना रहा हो, एम्प्लॉय ना रहा हो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, कहाँ पर? इन कैश। देखो कितने शॉर्ट में हमने यहाँ पे समरी लिखी है। देखो आगे, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एम्प्लॉय, मतलब सुनो, अगर रिलेटिव है एम्प्लॉय, अब यहाँ पे इतना देखा है ना, एम्प्लॉय कौन हो सकता है? मैं भी हो सकता हूँ, मेरा रिलेटिव भी हो सकता है। तो अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है तो रिस्ट्रिक्शन नॉट अप्लाई, मतलब रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या बोल रहा है? सही से फिर से एक बार सुनो। प्रोवाइडेड दैट इन केस अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है, तो जो ऊपर रिस्ट्रिक्शन दिया है ना, क्या दिया है हमें? कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। क्या नहीं बन सकते? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। वो अप्लाई नहीं होगा फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट। किसकी एम्प्लॉयमेंट पे? रिलेटिव की एम्प्लॉयमेंट पे। हिज, आपकी नहीं बोल रहे ना, हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव, तो हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। आई एम सॉरी, हिज एम्प्लॉयमेंट मानी मेरी एम्प्लॉयमेंट। ओके, आई जस्ट क्लियर इट अप। दिस इज मी। अब ये समझ गया, मेरा रिलेटिव। अगर ये कंपनी में एम्प्लॉई है, ओके, तो इसकी वजह से क्या मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? बन सकते हो। अगर ये KMP है, KMP है तो नहीं चलता है, लेकिन एम्प्लॉई है तो चलता है, तब मैं बन सकता हूँ। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर वाला रिस्ट्रिक्शन है वो। ओके ओके ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर सुनो, मैं खुद एम्प्लॉय रहा हूँ कंपनी का पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? नहीं। लेकिन अगर मेरा रिलेटिव एम्प्लॉय रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय तो था, क्या ही उखाड़ लेगा कंपनी में, तो चलता है। KMP रहा है तो नहीं चलता है। इजी इनफ टू अंडरस्टैंड, आई थिंक। अब बढ़ते हैं ये वाले क्लॉज की तरफ, देखते हैं क्या होता है। इज और हैज बीन, कौन? मतलब ना मैं खुद ना मेरा एम्प्लॉय, इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर। ना एम्प्लॉय रहा हो, ना प्रोप्राइटर रहा हो, ना पार्टनर रहा हो। कब? 3 फाइनेंशियल ईयर्स। यहाँ पे भी 3 वाला पॉइंट है, देखो। 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में वो अपॉइंट होना चाहता है उसमें, ऑफ फर्म ऑफ ऑडिटर, CS इन प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वही सारी चीजें हमारी। तो मतलब आप क्या नहीं होने चाहिए? आप या आपका रिलेटिव
एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर नहीं होना चाहिए। पिछले 3 सालों में कैश में कहाँ पे, सॉरी, कैश के फर्म ऑफ ऑडिटर, फर्म ऑफ सीएस या फर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ये समझ रहे हो? अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से ब्रेक करके बताता हूँ। फर्म ऑफ ऑडिटर, फर्म ऑफ पीसीएस और फर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए सीएस। ऑडिटर कौन बन सकता है? ये वाला, ऑफ कोर्स सीए ही बन सकते हैं वाले। सीए में लास्ट 3 years में किसके? कैश के। ओके, आप इसको थोड़ा बेटर लिख लेना, मैंने थोड़ा सा वर्डिंग सही से नहीं की नीचे वाली, इन कैश वगैरह वो सही से होना चाहिए। तो लेकिन आप जिस्ट समझ गए ना, उसका क्रक्स क्या है। ओके ग्रेट, तो बढ़ते आगे। आपको ये पॉइंट समझ चुका होगा। अब यहाँ तक तो सॉरी, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कैश, ओके, यहाँ पे ऐसे नॉट एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर इन लास्ट 3 financial years। ओके, अब ना तो यहाँ पे और ना तो यहाँ पे, जो बी वाला पॉइंट है, क्योंकि ये 2 के बाद में ये ए और बी आते हैं, मतलब ये 2 की हेडिंग के लिए दोनों पॉइंट इधर से आते हैं। तो देखो, फर्म ऑफ ऑडिटर वगैरह नहीं होना चाहिए। और फिर कहाँ पे? ये तो ये वाला पॉइंट समझ गए। अब एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर पिछले 3 साल में नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? लीगल और कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टिंग फर्म दैट हैज और हैड एनी ट्रांजैक्शन विद कंपनी, जिसका कंपनी उसकी यार इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, कैश के साथ में। हाँ, तो ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए कैश के साथ में। कितना? अप टू 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। उस फर्म के क्या? ग्रॉस टर्नओवर के 10% तक का अगर ट्रांजैक्शन किया है तो वेरी वेल, वेरी इजी, हमको चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो देखते हैं यहाँ पे। अब इसको लीगल और कंसल्टेंसी फर्म, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो समझ जाना। लीगल और कंसल्टेंसी फर्म जिसका हैविंग ट्रांजैक्शन विथ कैश मोर देन इक्वल्स टू 10% ऑफ जीटीओ। अब ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीटीओ मतलब ग्रॉस टर्नओवर। तो समझो आगे का, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला 10% और मोर, इन्होंने ये नहीं बोला कि मोर देन 10%। 10% ऑफ मोर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या बोल रहे हो? 10% तक भी है, मतलब एग्जैक्टली वो 10% के लिमिट को टच भी कर रहा है, तो भी आप नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर वो 10% से कम है तो चलता है। तो अगर आप इनके एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर हो और कौन से फर्म के, इसमें नहीं पढ़ रहे हो, लिमिट के अंदर आ रहे हो, तो बन सकते हो। यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं। अगर आप एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर हो किसी फर्म के प्रैक्टिसिंग सीए, सीए में ऑफ कैश, तो आप तो कंपनी में इंडिपेंडेंट ऑडिटर बन ही नहीं सकते हो। समझे मेरे दोस्त? अब आगे ये सेल्फ और रिलेटिव वाला पॉइंट ही चल रहा है, याद रखो। ये प्रॉब्लम इस सेक्शन में यही आती है कि वी आर अनेबल टू कीप अप, बिकॉज ये इतने पॉइंट में और एक पॉइंट, उसके अंदर एक और लेयर ऐसे ऐड कर देते हैं। लेकिन बाद में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कैसे करना है सारा। अब ये वही पॉइंट चल रहा है, सेल्फ और रिलेटिव वाला। ये देखो, सेल्फ और रिलेटिव वाला पॉइंट चल रहा है। क्या बोलता है सुनो, होल्ड्स टुगेदर, मतलब मैं और मेरा रिलेटिव 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन कंपनी। अगर होल्ड कर रहा हूं, अगर मैं होल्ड कर रहा हूं, क्या मैं रिलेटिव बन सकता हूँ? सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, रिलेटिव। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ क्या? तो नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ प्लस, आई एम सॉरी कि मुझे इतने गंदे ड्राइंग निकालना पड़ रहा है, बट
छोटी सी जगह में इतना लिखने के लिए समझ जाते हो। तो होल्डिंग, यहाँ पे फिर से 2% और मोर ऑफ TVR, टोटल वोटिंग राइट्स बोल लो, पावर बोल लो, किसी से, ऑफ कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैश नहीं बोल रहे हम, यहाँ पे सिर्फ कंपनी बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम बार बार कैश 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 करते आ गए और भूल गए कि सिर्फ यहाँ पे कंपनी है, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है मेरे दोस्त। एंड लास्ट वाला भी आते हैं इसमें पॉइंट, इसके बाद में सिर्फ एक क्लॉज और करेंगे, वो भी क्लॉज अच्छा कुछ ऐसा उसमें डिटेल में है नहीं, बस छोटा सा है, वो कर लेंगे, ये वाला एक कर लेंगे और हमारा टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म है। उसके आगे कुछ और सबसेक्शन है, छोटे मोटे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये वीडियो के बाद में हम लास्ट में एकदम क्विक रिविजन भी करेंगे कि आपको लगेगा इतना बड़ा है, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ओके, तो चलिए करते हैं। सेल्फ और रिलेटिव इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय whatever नेम कॉल्ड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रिसीव करता है 25% और मोर ऑफ इट्स रिसीट फ्रॉम कंपनी, उसके प्रमोटर, डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, और जो बंदा होल्ड करता है 2% और मोर ऑफ जो टोटल वोटिंग राइट ऑफ। हुश, ये क्या बोल दिया, हमारे दिमाग से तो सब चला गया ऊपर से, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली हुआ होगा। तो सुनो, अब बताता हूँ। ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये है उसके मान लो ये हूँ मैं या मेरा रिलेटिव, क्या है वो, हम दोनों क्या है यहाँ पे, चीफ, मैं या फिर मेरा रिलेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव हो, यानी मेन काम करने वाला, या कोई डायरेक्टर हो एनपीओ का। हम कौन है, एनपीओ का मैं या मेरा रिलेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर। बट सिर्फ मैं किसी एनपीओ का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ या डायरेक्टर हूँ या मेरा रिलेटिव है, इसकी वजह से मैं कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए इनएलिजिबल हूँ क्या? नहीं, पूरा सुनो। ये है कैश प्लस प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कंपनी। सुनो, यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं, हर बार हम कैश के आगे पीडी लिख देते, तो कैश प्लस पीडी बोल दिया तो मतलब क्या, कैश के सारे मतलब एसोसिएट कंपनी के भी प्रमोटर डायरेक्टर इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली कंपनी के बाद में लिखा है एनी ऑफ इट्स, मतलब कंपनी के। इसके आगे हमने होल्डिंग सब्सिडरी देखा है, उसके आगे लिखा है क्या कहीं पे भी कि प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी? नहीं, तो वहां पे नहीं करना है, इंटरप्रिटेशन का गेम है। प्लस जो भी पर्सन who holds 2%, person holding who holds 2% or more of total voting rights of company, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट आ गया। अगर इनसे, क्या बोलो, इनसे इस एनपीओ को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो 25% और मोर ऑफ इट्स रिसीव, मतलब 25% और मोर ऑफ इट्स, मतलब एनपीओ को जो भी, अरे एनपीओ सुनो क्या होता है, एनपीओ मतलब एनजीओ, समझ रहे हो, एनजीओ सुना है, उनको क्या मिलता है, डोनेशन मिलता है, लोग पैसा देते हैं कि आप अच्छा काम करो, समाज में अच्छी चीजें करो। अगर इन लोगों ने इनको उनकी एनपीओ में मान लो 100 करोड़ रुपए आते हैं, उसमें 25 करोड़ इन लोगों में से ही आ रहे हैं, तो फिर एनपीओ का कंपनी, उनकी कैश, मतलब कैश में इंटरेस्ट बन गया, कंपनी में क्या बन रहा है, उसका इंटरेस्ट बन गया है। तो फिर अगर मैं इस एनपीओ को चला रहा हूं, मैं जब कंपनी में अपॉइंट होऊंगा तब कोई बात बन रही है कि मैं कंपनी के खिलाफ जाने का सोचूंगा, अरे भाई कंपनी के लोगों के पास से हमारे 25 करोड़ रुपए आते हैं, 25%, तो ये लॉजिक है। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। लो पढ़ लो एक बार, थोड़ा सा टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, एक बार ये पॉइंट फिर से देखो क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, और अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पीछे लो, जहाँ से मैंने ये डायग्राम निकालना शुरू किया था वहाँ से फिर से देखो, गारंटी समझ आ जाएगा, बहुत ईजी। ओके, आगे जाते हैं।
छोटा सा क्लॉज है, हु possesses such other qualification as may prescribed, दिया है क्वालिफिकेशन लेकिन कुछ है ही नहीं एक्चुअली, बहुत ही चिल्लर पॉइंट है। रूल 5 देखेंगे बाद में। अब आते हैं आगे, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसको मैं पहले ही बता देता हूँ इस सेक्शन का नाम क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब अगर बाय चांस आपने सेक्शन 184 पहले पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि 184 में डायरेक्टर को बताना पड़ता है, जस्ट अपॉइंट हुआ कि उसके बाद में उसने अपना बताने का इंटरेस्ट है कि नहीं कंपनी में, फिर साल खत्म होने के बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी तब बताना, और कभी भी उसको कोई मतलब उसने जो पर्टिकुलर्स दिए थे कंपनी में उसके हिसाब से कभी चेंज हुआ होगा उसमें, उसका बाद में इंटरेस्ट बन गया तो फिर उसको बताने का ज़रूरत है कि नहीं, वो सारी चीज़ें सेम सेम वही चीज़ है। तो देखते हैं, every independent director shall at first board meeting in which he participates as director, मतलब पहली बोर्ड मीटिंग जहाँ पे वो एज अ डायरेक्टर आ रहा है, मतलब अपॉइंट किया उसके बाद में उसकी पहली बोर्ड मीटिंग वो वाली, और फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड और डायरेक्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर, और वेर एवर देनी एनी चेंज इन सर्कमस्टांसेस जो उसका स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब उसका इंडिपेंडेंस का स्टेटस अफेक्ट कर सकते हैं, उसने क्या करना है, डिक्लेरेशन देना है कि भाई सुनो, मैं अभी भी जो अब सुनो 149(6) जो अभी हमने इतना बड़ा महाभारत पढ़ के आया ना, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे ऐसा बोला था मैंने, तो वही वाली चीज़ हम वापस से एक बार उसको गो थ्रू ज़रूर करेंगे एकदम शॉर्ट में, लेकिन अभी सुन लो। तो वो है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेगा कि भाई सुनो, मैं अभी भी आपका वो क्राइटेरिया मीट करता हूँ, मैं अभी भी इंडिपेंडेंट हूँ, ये बोर्ड को बताएगा, टू द बोर्ड। ओके, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 केसेस में उसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सिंपल। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या है, सिंपल है। इस सेक्शन के लिए नॉमिनेट डायरेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एज टू एनी लॉ और ऑफ एनी एग्रीमेंट अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट। मतलब हमने या मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट किसी भी बंधन में अपना इंटरेस्ट कंपनी में है, इसकी वजह से किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट कर दिया था और उन्होंने अपॉइंट किया है, तो उसको हम नॉमिनेट डायरेक्टर बोलेंगे। मतलब नॉमिनेट, मैंने कंपनी को बोला मेरे को ये डायरेक्टर तुम्हारे बोर्ड पे चाहिए क्योंकि मैं आपके 10% के जो भी आपका पेड अप कैपिटल वह मैं आपके इसमें ये कर रहा हूँ, आपको लोन दे रहा हूँ उतना मान लो, तो फिर मेरे को तो चाहिए कि देखना है कि आप सही से काम कर रहे हो, जो मैंने आपको पैसा दिया है लोन पे आप वो सही इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, तो मैंने उसको किया, तो उसको नॉमिनेट डायरेक्टर, तो समझोगे। तो इसको बेटर समझना है ना 161 सबसेक्शन 3। ओके, अब ये वाला एक आता है सबसेक्शन 8। बढ़ते हैं आगे, देखो देखते ही देखते हमने 7 सबसेक्शन खत्म कर लिए। अब कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी ने भी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने भी अबाइड करना है क्या, शेड्यूल 4 में जो भी प्रोविजंस दिए वो वाले, तो कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 क्या है, साइड में लिखा है कोड फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के फंक्शंस क्या है, उनकी मीटिंग्स कैसे होनी चाहिए वगैरह। तो आप बस कहीं पे खोल लो वो कोड, उसकी हेडिंग पढ़ लो, आपके दिमाग में एक रफ आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, लेट्स मूव ऑन अहेड। सबसेक्शन 9, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, मतलब इट्स सिंपली से कि भले ही एक्ट में कुछ भी दिया हो, भाड़ में जाए, यहाँ पे जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 198, मतलब पूरा एक्ट भाड़ में जाए 197 198 को छोड़ के, उनको ध्यान में रखो और बाकी को भाड़ में जाए, और ये याद रखो। अब सुनो, ये यहीं पे अच्छे से कर लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall not be entitled to any stock option or may receive remuneration। किसको क्या बोला इन्होंने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंटाइटल्ड नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक ऑप्शन को। मतलब स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, ईसॉप, ईएसपीएस, ईसॉप सॉरी ईएसपीएस नहीं, मेरी गलती। स्टॉक ऑप्शन माने ईसॉप, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आई होप सो। तो ईसॉप बोल दिया तो आपको समझ आ जाना चाहिए, ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ओके, वो और एंड मे रिसीव रेम्युनेशन बाय ऑफ फीस अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 197
जितना मुझे याद है, आई एम नॉट डैम श्योर बट आई थिंक द फीस इज अबाउट सिटिंग फीस 197.5 में, तो प्रोबेबली आप चेक कर लीजिएगा। तो वो फीस रिसीव कर सकता है, स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलने वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, सिटिंग फीस मिल सकती है। और क्या मिल सकता है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेशन इन बोर्ड एंड अदर मीटिंग्स, मतलब मैं कमिटी की मीटिंग्स या बोर्ड की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अब मैं रहता हूँ दूर बहुत, मुझे आने का खर्चा लगता है वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो भी मैं रीइंबर्समेंट मांग सकता हूँ कंपनी से। कंपनी मेरे को तुम्हारे यहाँ पे आने के लिए 10,000 का खर्चा लग सकता है, तो रीइंबर्समेंट कंपनी कर सकती है, वो मांग सकता है। एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव्ड बाय मेंबर, मतलब प्रॉफिट जो भी बन रहे हैं उसमें से कुछ कमीशन उसको देना है, मेंबर्स अगर अप्रूव करे तो। सिंपल सा पॉइंट है, आगे देखते। प्रोवाइडेड दैट, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, अब क्या बोल रहे थे इन्होंने, प्रॉफिट से कमीशन देंगे, प्रॉफिट है ही नहीं या फिर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो क्या, तब भी उसको हम रेम्यूनरेशन दे सकते हो, मतलब कम, अरे हमको उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना उसके काम का कुछ, तो अदर देन सिटिंग फीस की बात चल रही है, उसको पैसा देना पड़ रहा है हमें, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो क्या दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। वो कैसे होगा, शेड्यूल 5 के हिसाब से। आई एम डैम श्योर कि ये सिटिंग फीस है, ये वाला जो है सिटिंग फीस, वो अप टू 1 लाख रुपीज़ तक दे सकते हो वो वाला, और उसको कहीं पे भी काउंट नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या, एक्सक्लूसिव ऑफ फीस पेबल, मतलब ये तो कंपलसरी देना है आपको, उसके अलावा अगर आपको जो पैसा देना है उसको देना है तो शेड्यूल 5 के हिसाब से। तो शेड्यूल 5 जब भी आप पढ़ोगे तब आपको याद आएगा, हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस में वो देखा था, तो उसके हिसाब से आएगा। तो लेट्स मूव ऑन अहेड, सबसेक्शन 10, subject to provision of section 152. 152 is about appointment of directors. Independent director shall hold office for a term up to 5 consecutive years. मतलब बहुत प्यारा, आप 5 साल तक बोर्ड पे रह सकते हो, और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब आप फिर से रीअपॉइंट हो सकते हो कंपनी में बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, ओके। एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट बाय कंपनी एंड डिस्क्लोजर सच अपॉइंटमेंट इन बोर्ड रिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं सुनो, आप कंपनी के लिए 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हो। सबसे पहला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, यहाँ पे 5 इयर्स के लिए। यहाँ पे कोई उन्होंने रेजोल्यूशन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, उन्होंने बोला नहीं कितना पीरियड, तो यही होगा कि पिछला जो पीरियड था उतना ही मैक्सिमम कर सकते, अप टू 5 ईयर्स से था, तो यहाँ पे भी 5 इयर्स और कर सकते हो ये 2 टर्म, और ये एसआर से करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है ना स्पेशल रेजोल्यूशन, तो सिंपल। एंड ये जो डिस्क्लोजर होगा, आप स्पेशल रेजोल्यूशन से पास कर रहे हो, ये जो आप अपॉइंट कर रहे हो, मतलब ओआर से पास करो, एसआर से पास करो, आपको बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया, समझे, ओके। तो सिंपल है, इसके लिए डायग्राम बाद में, डायग्राम बोल रहा हूँ, नोट्स बना के दिए है, वहाँ पे तो और अच्छे से समझेगा, यहाँ पे समझाए तो ठीक है, नहीं तो बने रहो, आगे तो गारंटीड समझ आएगा, ओके। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 10, ये जो दिया है भाड़ में जाए, यहाँ पे ध्यान दो, भाड़ में जाए मतलब वो तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें बोलिए। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब 2 टर्म्स से ज्यादा अपॉइंट नहीं होना, जो हमने इंटरप्रेट किया था वही निकला है। फिर बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 years ऑफ सीजिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब यहाँ पे 5 साल खत्म हो गए, उसके बाद 3 years यहाँ पे वो कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं होगा, मतलब देखो, प्रोवाइडेड दैट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years, मतलब ये 3 सालों में अपॉइंटेड और एसोसिएटेड विद कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी, मतलब कंपनी में ये 3 साल तक वो कुछ भी नहीं करेगा, कंपनी से नाता रिश्ता तोड़ देगा, इसके बाद में एलिजिबल मतलब फिर से अपॉइंट हो सकते हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड मतलब इस पीरियड के दौरान आप ठंडे हो जाओ, कंपनी से सारे रिश्ते तोड़ दो, ओके। बट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं 11 के वाला, 10 और 11 के लिए क्या बोलते हैं, टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द कमेंसमेंट ऑफ डेट शैल नॉट बी काउंट, ओके।
ये भी वही इररिलेवेंट वाला, तब की बात चल रही है मेरे दोस्त उनके अभी भी। ओके ओके ओके। अब आगे बढ़ने से पहले देयर माइट बी ए क्वेश्चन कि सुनो, हमने 3 years के लिए आईडी को अपॉइंट किया पहले फर्स्ट टर्म, फिर हमने उसको 2 साल के लिए एसआर पास करके, ये ऑफकोर्स ये ओआर से पास किया था, सेकेंड टर्म किया है, तो 5 + 5 10 years होता है, 10 years होता है, तो 10 years के लिए कर सकते हैं, तो हमने 5 किया, तो फिर यहाँ पे हम और 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे जो हमने देखा था, सुनो ये वाला क्या बोल रहा है, 2 टर्म से ऊपर हो ही नहीं सकता है, तो मतलब अगर आपने यहाँ तक किया है तो ये नॉट अलाउड मेरे दोस्त। तो बहुत सिंपल, आप समझ चुके होंगे। लेट मी जस्ट सिप सम वाटर प्लीज। नाउ मूविंग अहेड, अब आगे बढ़ते इसको मिटा के। ओके, इट सेज नॉटविथस्टैंडिंग कंटेंट एनीथिंग इन एक्ट। क्या बोल रहा है, एक्ट में जो भी लिखा है भाड़ में जाए। सुनो, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग प्रमोटर और केएमपी, मतलब जो ना प्रमोटर है ना केएमपी है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन बी ए प्रमोटर और केएमपी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता ना मेरे दोस्त, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन नेड तो बन सकता है। वहां पे उधर कुछ लिखा था क्या उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में? नहीं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन वो वाला नहीं। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोटर केएमपी, उसके लिए ये सबसेक्शन अप्लाई नहीं होता, अदर देन वाला सिंपल है। शैल बी हेल्ड लायबल, लायबल होंगे ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ कमीशन ओमिशन बाय कंपनी which had occurred with his knowledge, attributable to board process, and with his consent or connivance, or where he had not acted diligently। तो सुनो, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो दोनों छोड़ के कब लाइबल ठहराएंगे? कुछ कांड हुआ है कंपनी में, कुछ कंपनी से कांड हो चुका है, तो उनको कब पकड़ेंगे हम? तभी पकड़ेंगे जब मतलब ये काम जो किया गया था उनके नॉलेज से किया गया था, उनको पता था ये कंपनी में हो रहा है, और उन्होंने क्या किया था, कंसेंट दिया था, या फिर उन्होंने डिलीजेंटली काम नहीं किया, मतलब नेग्लिजेंटली काम किया, उनकी नेग्लिजेंस से हुआ है या फिर उनके कंसेंट से हुआ है, उनको पता था उनके कंसेंट से हुआ, या फिर उनको पता था नेग्लिजेंटली हुआ है, तो उनको पकड़ेंगे और उनको बोलेंगे यू आर लायबल, आप पे पेनल्टी वगैरह फाइन जो लगना है वो लगेगा। यूजुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन, ये सब सेक्शन, ये क्लियरली उनको बचाता है, इनकी प्रोटेक्टिव शील्ड है, क्योंकि ऊपर लिखा है ना नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इज एक्ट, समझ रहे हो? ग्रेट। अब बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अब तो ये भी तो क्लियर होगा ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में फर्क है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को वो 149(6) वाली कंडीशन कंप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बहुत ज़रूरत है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको थोड़ा डिफरेंस भी ना समझे। एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट एवरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीड नॉट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। गांठ बांध लो भाई साहब। अब एकदम फाइनल, बहुत खुशियां मनाओ, लास्ट सब सेक्शन 13वां क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 6 and 7 of 152 in respect of retirement of director by rotation shall not be applicable to appointment of independent directors। सुनो, 152 क्या बोलता है कि 2/3 मतलब 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी लाइबल फॉर रिटायरमेंट, मतलब उनके गले पे तलवार लटकेगी कि तुम में से रिटायरमेंट होने वाला है तुम्हारा, लेकिन 1/3 एक्चुअली रिटायर होनी चाहिए, उनमें से 1/3 चूज करेंगे, उनको रिटायर करेंगे, ऐसा प्रोविजन है। मतलब 1/3 को फाइनली रिटायर करना है हमको, 2/3 में से 1/3 निकाल के, तो वो प्रोविजन है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे नहीं लगता है। अगर उसको हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया है तो 5 साल तक उसको कोई हटाएगा नहीं, अदर देन मतलब वो रेजोल्यूशन वगैरह पास करेंगे, वो तक करते था, लेकिन वो जो लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन है वो नहीं होगा। रोटेशन वाला प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे नहीं लगता है। आई होप यू हैव got this very clear in your head। ओके, अब आते हैं आपको जो बोला गया था कि एकदम फास्ट में उसकी रिवीजन करेंगे
और जो रूल्स है उन रूल्स को भी देखेंगे। शाबाश, आई फॉरगॉट अबाउट दिस, इसको मैंने रूल का नाम नहीं दिया ना। दिस वॉज रूल 4 परहैप्स, लेट मी जस्ट चेक। Oh no, it's rule 3. Let's start. Okay, 149(1) जो हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड, टाइप ऑफ कंपनी। पब्लिक कंपनी केस में 3 और मैक्सिमम 15, प्राइवेट की कंपनी में 2 और मैक्सिमम 15, ओपीसी के केस में 1 और मैक्सिमम 15, ये 15 है, सॉरी। ओके, फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है? फर्स्ट प्रोविजो याद है, अगर 15 से ज़्यादा आपको बढ़ा के रखने हैं तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन। एकदम क्विक रिविजन होगी क्योंकि हमने अभी डिटेल में पढ़ा है। और ये ग्रीन वाला जो है ना, नोटिफिकेशन है। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट कंपनीज के लिए नोटिफिकेशन लिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या बोला गया था कि कुछ प्रोविजन एक्ट के उनको उन पे लगेंगे नहीं, या फिर उनको मिलेगा क्या बोल सकते हैं उसको, रिलैक्सेशन। यस, रिलैक्सेशन मिलेगा, सिंपल। तो सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पे ये प्रोविजन नहीं लगता, मतलब एसआर पास करने की जरूरत नहीं। अगर 15 से ज्यादा उनको अपॉइंट करना है तो खुलेआम कर सकते हैं, इजी। ओके, सेकेंड प्रोविजन रूल 3 जो नहीं क्या है, वुमेन डायरेक्टर एक मैंडेटरी है, करना है, वो याद है? ओके, तो वहाँ पे लिमिट्स देख लेते हैं क्या। लेट मी जस्ट चूज अ गुड कलर। ओके, सिंपली वी विल गेट, हाईलाइट ही कर लेते हैं। हर लिस्टेड कंपनी और हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी में तो पूरा ही है, अनलिस्टेड कंपनी में 2 केसेस है, उनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 300 करोड़ या इससे ज्यादा अगर है तो उनको वन वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है। तो ये तो सिंपल है। और एक छोटा सा पॉइंट है, अगर मान लो वैकेंसी आ गई ऑफिस में, ये देखो ये वैकेंसी आ गई, वैकेंसी मतलब मैं वुमेन नहीं मिस XYZ वुमेन डायरेक्टर है, और अगर वो ऑफिस छोड़ के चली गई, मतलब नौकरी छोड़ के चली गई, तो उनकी पोस्ट, एक वुमेन डायरेक्टर उनको फिर से अपॉइंट करना पड़ेगा। पोस्ट खाली हो गई तो 3 महीने के अंदर, जिस दिन पोस्ट खाली हुई, या फिर अगली बोर्ड मीटिंग जो होने वाली, जो भी बाद में होगा, 3 महीने बाद में, 3 महीने की लिमिट बाद में होने वाली हो, या फिर बोर्ड मीटिंग जो उसके बाद में, विच एवर इज लेटर, तब अपॉइंट करेंगे। यार तुमने जो बोला वो बहुत सही था, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए। ओके, लेट मी जस्ट गेट यू हियर। सुनो, अब ये है मिस XYZ वुमेन डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अब उन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल पे जॉब छोड़ दी उन्होंने जॉब। अब यहां से 3 मंथ्स और नेक्स्ट BM और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे इस दिन होने वाली बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर, और या फिर हम यहाँ पे बोर्ड मीटिंग लेने वाले हैं विच एवर इज लेटर। मतलब मान लो इसको एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, तो मान लो हम एग्जाम्पल 1 के हिसाब से आज यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होने वाली है, मतलब मान ले 1.5 महीने के अंदर उसके रिटायरमेंट कंपनी छोड़ने के बाद। अब ये पहले है या ये पहले है, बताओ विच वन इज फर्स्ट। ये वाला पहले है और ये बाद में, तो लेटर कौन सा हुआ, ये। तो इस डेट तक अपॉइंट करना है, वैकेंसी फिल करनी है। अब इसको छोड़ दो, अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। ये बाद में, बोर्ड मीटिंग बाद में, ये सिंपल। आई थिंक यू गॉट इट। अब आगे 149(4) रीड विथ रूल 4। हमने बोला था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सर्टेन कंपनीज ने अपॉइंट करना है, तो वो वाला प्रोविजन यहाँ पे फाइनली आपके सामने, आपकी खिदमत में पेश है। आई थिंक खिदमती वर्ड है। ओके, हर लिस्टेड का, ये क्यों टपक गया, हर लिस्टेड कंपनी ने 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करना है। ऑलरेडी ये वाला हो चुका है, हमको एक्चुअली में रूल 4 में ये देखना है। तो ये क्या बोलता है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी और IFSC कंपनी। इवन इफ अ गवर्नमेंट कंपनी और IFSC कंपनी लिस्टेड है, उनको जरूरत नहीं है 1/3 की, सिंपल। ओके, अनलिस्टेड कंपनी
अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है, यहाँ पे 50 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा है उससे, और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, आई थिंक मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती की है, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपको जो ड्राइव में लिंक दिया उसमें नहीं लिखा हुआ ये 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो लिख दो। इनको 1/3 नहीं करना है, इनको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। मेरे से लिखने में मैं भूल गया बस, ओके। तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में होने चाहिए। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, दिमाग में बैठ गया, प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके ग्रेट, तो इसमें आ रहे हो। और मुझे इससे ना एक बात याद है, ये जो लिमिट है ना, अगर आपने बाई चांस ऑडिट कमेटी एनआरसी की लिमिट पढ़ी है, सेम लिमिट उधर है, तो अगर आपको ये लिमिट याद आई तो वो तो याद आ ही चुकी है क्योंकि सेम है। लेकिन सुनो, एक्सेप्शन, अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो किसी कंपनी का, कोई कंपनी इसका जॉइंट वेंचर है, किसी कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी, वॉस मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी, या फिर डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455 में, अगर ऐसा है तो भले ही वो ये लिमिट क्रॉस करते हैं, उनको जरूरत नहीं है अपॉइंट करने की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो सिंपल, सो इजी। ओके ओके ओके, अगला पॉइंट, लेट मी, इंटरमीडिएट वैकेंसी मतलब ये जो हमने अभी ये वाला पढ़ा था ना, वैकेंसी टू बी फिल्ड विद इन 3 मंथ, सेम एज वुमेन डायरेक्टर, मतलब आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं, वो जो हमने अभी देखा, विच एवर इज लेटर 3 मंथ्स में, या फिर बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, सेम पॉइंट यहाँ पे आता है। अब आगे वाला पॉइंट देखते हो, ये वाला, इफ द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी और ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हायर नंबर ऑफ आइडियाज रिक्वायर्ड देन सेम शैल बी कंप्लाइंट। ये लॉ की लैंग्वेज नहीं है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज और लॉ की लैंग्वेज मिक्स की है, समझ लो। अगर मान लो ऑडिट कमेटी कंपोज करना पड़ता, बनानी पड़ती है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से, या फिर कोई अदर लॉ, मान लो इंश्योरेंस कंपनी पे लगता है IRDA का जो लॉ है, वो इंश्योरेंस एक्ट लगता है, तो और इंश्योरेंस एक्ट जो भी होगा वो उसको बोल रहा है कंपनी को कि आपको चाहिए ज़्यादा डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट वाले, तो फिर उनको ज़्यादा अपॉइंट करने पड़ेंगे, जो भी लॉ, स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ ये वाले रूल के हिसाब से, और ऑडिट कमेटी के हिसाब से भी ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा अपॉइंट करो। मतलब किसी भी केस में अगर लॉ की वजह से आपको बोल रहे कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है, तो आपको 2 से ज़्यादा ही अपॉइंट करने पड़ेंगे। सिंपल सिंपल सिंपल। इफ एन अनलिस्टेड कंपनी, अगला पॉइंट, रिमेन्स बिलो ऑल 3 लिमिट्स फॉर 3 consecutive years, नो नीड टू कंप्लाई। मतलब अगर ये कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये 3 लिमिट में अभी आ रही है, हमको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन सुनो, अच्छे से सुनो, लिमिट से नीचे है, और ऐसे जो नीचे है मतलब 10 करोड़ तक, 10 करोड़ से कम, 50 करोड़ तक, 100 करोड़ से कम, अगर अभी भी हम लिमिट में पढ़ रहे हैं और ऐसा 3 साल तक लगातार है, तो हमको ये रूल कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। मतलब हमको ना 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की ज़रूरत है, ना ये वाला कंप्लाई करना है, ना ये वाला कंप्लाई करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंप्लाई नहीं करना, बहुत सिंपल। ओके आगे 149(6)(f), जो हमने वो नहीं कहा क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के होने चाहिए सर्टन, वो रूल 5, हाँ वही। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल possess appropriate skill, experience, knowledge in fields of finance, law, management, sales, marketing, administration, research, corporate governance, technical, operation and other areas related to company। इसको मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं। और ये 149(6)(d) 2 और 3 मैं बताता हूँ ये क्या है। रुको तुमको पता है, लेकिन मैं तब भी बताना चाहता हूँ। वेयर इज इट, ये वाले, ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने बोला, ये रूल में बताया गया है 50 लाख पर इसका सेम पॉइंट उन्होंने वहां पे दिया था, तो ये 50 लाख मैंने वहां से लिखा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही समझ लो। ओके नाउ वी विल मूव अहेड। ओ मेरे भाई साहब, ये क्या बता, आई थिंक ये देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, तो इसको बाद में करते हैं, एक बार छोटे छोटे सेक्शन सबसे पहले खत्म करते हैं, फिर यहाँ पे आता है। ओके लेट्स गेट हियर। ओके
डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस याद है, अपॉइंट हुआ उसके बाद में पहली बोर्ड मीटिंग, तब जो अभी आप अपीयर कर रहे हो बोर्ड मीटिंग में, वो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसके बाद में जो उस साल की पहली मीटिंग है तब, और जब भी कोई सर्कमस्टांसेस में चेंज हुआ तब आपको बोर्ड को देना है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 149(7). फिर 149(10) और 11 टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहली टर्म 5 साल तक बाय OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सेकेंड टर्म अप टू 5 ईयर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन चलेगा। अब इसके बाद में अगर आपको अपॉइंट करना है तो 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड है, उसी के बाद में आप उसी के बाद में एलिजिबल बन सकते हो फिर से अपॉइंट करने के लिए। और इन 3 इयर्स में कंपनी के साथ किसी भी तरीका रिश्ता नाता अपने को किसी भी कैपेसिटी में नहीं रखना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, तो हमारे सेक्शन खत्म हो गए। अब आप बोलोगे बाकी सेक्शन का क्या, तो वो सेक्शन इतने पिद्दू लगे मुझे कि आप जो मैं जब बता रहा, मैंने आपको दिखाया कि साइड में छोटे छोटे नोट्स कैसे बना सकते हैं, आप वो नोट्स उस सेक्शन के बाजू में जितनी जगह है वहाँ पे बना लो, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसको एरो बना के कर दो, तो वहाँ पे उनके नोट्स बना दो और यहाँ पे ये छोड़ दो। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू डू इट। ओके, तो मान लो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे इतनी जगह है, यहाँ पे नीचे जगह है, और इसके लिए तो यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे बना सकते, तो मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, रिटायरमेंट बाय रोटेशन नॉट एप्लीकेबल टू किसको, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप आईडी भी लिख सकते हो इन शॉर्ट में, तो आईडी लिख दो, ऐसा लिख दोगे आपकी समरी बन गई। सेम गोज पर आपको ये 12 के लिए करना है, 11 और 10 के लिए तो नोट्स दे चुका हूँ, ये 9 के लिए भी मैंने बताया कैसा है, तो उसको भी बना देना, साइड में बन जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत सिंपल है, इसके तो नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, इसको हाईलाइट कर दो बस शेड्यूल बी को और समझ जाओगे। तो अब इस महाकाल को देखते हैं, हु कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसके रिलेटेड में मेरी तरफ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है। आपको यहाँ पे मैंने एक वाइट पेज दिया है एक्स्ट्रा, जब अगर आपने किसी ने प्रिंट किया है तो मैं यहाँ से समझाऊंगा। ये मैं जब एक स्टूडेंट था एग्जीक्यूटिव में तब मैंने बनाया था, इसमें छोटी मोटी कुछ गलतियाँ हैं, तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड इट कि होती रहती है। अब ये तब के नोट्स है, तब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बन पाई थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ वहाँ करके ये चार्ट बनाया था। अब आपके लिए काम होगा कि इस चार्ट को मैं जितना हो पाए आपको समझा दूंगा, आपको इस चार्ट को देखना है, अपने दिमाग में आइडिया लेना है, फिर प्रोविजन निकालने साइड में प्रोविजन, और उसके हिसाब से बाद में एक ही पेज पे एनी हाउ 149 सबसेक्शन 6 पूरा का पूरा लिखना है। हाँ, बस एकदम थियरी वाला पार्ट जो हमने किया था ना क्वालिफिकेशन में, जो उसके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज वगैरह होना चाहिए, वो वाला क्वालिफिकेशन वाला रूल वो छोड़ के बाकी करो। तो लेट्स बिगिन, ये वाला करते हैं। तो इसको आई थिंक मैं, यस हियर इट इज, ये है कंपनी। हु कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन नहीं बन सकता। सुनो, सबसे पहले तो जीरो से देखते हैं। अब हमने देखा था ना MD WTD नॉमिनी डायरेक्टर कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो वाला एक पॉइंट। फिर उसके बाद में हमने सबसेक्शन क्लॉज ए देख रहे थे हम कि शैल बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी पॉजेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस इन ओपिनियन ऑफ बोर्ड। फिर हम क्लॉज बी पे आएंगे, प्रमोटर ऑफ कैश नहीं बन सकता, या फिर प्रमोटर रिलेटेड टू प्रमोटर अगर आप हो ऑफ कैश तो भी नहीं बन सकते, वो एक पॉइंट था सिंपल। फिर सी 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 ये वाला। अब यहाँ पे आपको ये चार्ट को यूज नहीं करना है, इसको देख के नया बनाना है, तभी आपके दिमाग में सेक्शन परफेक्टली फिट होगा। तो देखो, अब बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ था ना, टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर और कैश, ये प्रोविजन बार बार आए थे कि नहीं। तो इसीलिए अब मेरे से अगर कोई गलती हुई है इसमें तो आप समझ लो, आप वो पॉइंट को साइड में करके अच्छे से बनाओ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ओके, तो ड्यूरिंग करंट ईयर और विद इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर, अगर कैश के साथ में, कैश या यहाँ पे देखो कैश या PD के साथ में ट्रांजैक्शन किया था 10% से ज़्यादा ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी, तो आप तो डोंट माइंड दैट, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मैंने क्या बोला यहाँ पे, हु कैन नॉट बी, मैंने इसको अलग लैंग्वेज में लिखा है, मतलब
कौन नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं, बट ये होना चाहिए, यहाँ पे शैल बी लिखा है समझो। ओके, तो ये वाला तो आपको याद आ रहा होगा कि 10% तक हो या फिर रेम्यूनरेशन एज डायरेक्टर रिसीव करता हो तो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता, राइट। ओके, तो ये वाला पॉइंट था। हाँ, ये वाला पॉइंट नोटिफिकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी को नॉट एप्लीकेबल है, तो जब आप आपके दूसरे नोट्स बनाओगे वहाँ पे ये पॉइंट जरूर लिख लेना। ओके, फिर आगे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर में पर्सन हुज रिलेटिव, वो नहीं, वो वाला एक पॉइंट था डी वाला, पर्सन जिसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए वो वाला पॉइंट, नन ऑफ हुज रिलेटिव, यस वही वही, ग्रेट, होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा और अपना 2% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल। एक बार जाके चेक कर लेना, 2% मैं ही कर देता हूँ, 2% या उससे ज़्यादा है या सिर्फ 2%, अप टू 2% है क्या? ओके, मोर देन 2, यस राइट, मोर देन 2% से अगर ज़्यादा करता है तब नहीं बन सकता, अप टू 2% चलता है। और अगर रिलेटिव इंडेटेड है टू कैश और उनके प्रमोटर डायरेक्टर, कैश प्लस प्रमोटर डायरेक्टर फॉर मोर देन 50 लाख, रूल 4 वाला पॉइंट, तो नहीं चलता है। फिर या फिर उसके रिलेटिव ने दी थी गारंटी सिक्योरिटी फॉर इंडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू कैश और उनके प्रमोटर डायरेक्टर फॉर 50 लाख से ज़्यादा, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। फिर पर्सन जिसका रिलेटिव, मतलब ये अलग पॉइंट है, ये आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये कहीं और का पॉइंट है, लेट मी जस्ट सी। ओके 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 ओके, ट्रांजैक्शन 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और जॉइंटली, वही, हाँ यस वही वाला पॉइंट है, राइट। बस यहाँ पे वो मेरे से गलती क्या हुई थी, यहाँ पे 2 ईयर वाला कुछ था नहीं, लेकिन उसको मैंने क्या किया होगा, मान के चल लिया होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स में, आई विल जस्ट शो यू हियर। ओके, ये वाले पॉइंट में यहाँ पे तीनों पॉइंट्स में क्या था, 2 ईयर्स वाली लिमिट थी, ये 2 ईयर्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मान तो सकते हैं ना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट पे ही तो ये पॉइंट डिपेंड करता है, तो 2 ईयर्स। अगर नहीं समझा तो जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर हेड, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ट्रांजेक्शन 2% ऑफ क्रॉस टर्नओवर, उससे ज़्यादा इन तीनों का टोटल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरी वर्डिंग कम है, आप उसको सही कर लो। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा हुआ, डी, ई पे जाएंगे, पर्सन प्लस रिलेटिव, हाँ ये वाला याद है, सेल्फ प्लस रिलेटिव वाला पॉइंट। पिछले 3 साल में लेट मी एक मिनट, इसको चेंज करेंगे इसकी वर्डिंग। ओके, पिछले 3 साल में कैश का एम्प्लॉय या केएमपी नहीं रहना चाहिए, अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है देन ही, सॉरी, देन आई कैन बिकम आईडी, आई मतलब मेरा रिलेटिव हुआ, तो वो वाला पॉइंट आपको याद आया होगा। फिर एम्प्लॉय फर्म पार्टनर हो आप, फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग सी एस सी एस सी एम ए लीगल कंसल्टिंग फर्म 10% तक वाला, ये पॉइंट इजी वाले पॉइंट है, याद आया होगा। फिर E3, ये वाला पॉइंट देखते हैं, पर्सन और रिलेटिव 2% या उससे ज़्यादा अगर होल्ड कर रहा है तो कंपनी में, तो ये वाला एक बार चेक कर लेना, 2% तक का है क्या, मैंने बताया था इसमें मिस्टेक्स है, बाकी सब वेल एंड डन था, बट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स है, तो प्लीज़ इसको इंश्योर करना कि आप खुद से बाद में लिखो, इसको बस एक एज अ बेस लो कि कैसे बनाए, ताकि एक पेज में समा सके। तो ये वाला पॉइंट तो वो हैगा, और इसके बाद में E4, ये वाला पॉइंट तो आपको एकदम अच्छे से याद आया ही होगा, लेट मी जस्ट, ओके, ये वाला, अगर डायरेक्टर या CEO ऑफ ये है कंपनी का, देयर ऑफ यानी कंपनी का, ओके, 25% रिसीट इन लोगों से अगर आ रही है, कैश, उसके प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कंपनी और पर्सन एंड रिलेटिव जो 2% होल्ड करता है, वो अगर इनसे इस कंपनी के रिलेटिव आ रहे तो उनके डायरेक्टर और CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। और तो लास्ट में जो भी थोड़ा सा गड़बड़ है इस पेज में, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा पिछला वाला था, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, मैं आई ट्राइड कि इसको ठीक कर पाऊँ, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती है जो ठीक नहीं कर सकते पास्ट की, गॉट क्या। तो योर होमवर्क इज, यहाँ पर इस पेज पे आपको ये चार्ट खुद से बनाना है, अगर आपने प्रिंट नहीं भी किया है तो भी चलता है, लेकिन खुद से ट्राई कर लेना प्रिंट करना,
PDF से भी देख रहे हो तो चलेगा, खुद से लिख लो। राइटिंग करके इसकी प्रैक्टिस करना इज द बेस्ट आंसर। एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना समझा है कि नहीं, एंड आप पूरे लेक्चर में रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।